अरे, ये पेड़ से कैसी आवाज आ रही है? जब भी मैं कुल्हाड़ी चलाता हूँ तभी ढोलक जैसी आवाज आ रही है। लगता है मुझे आराम की जरूरत है। सुबह से शाम हो गई। अब इस पेड़ को मैं कल देखूंगा। मोहन यह सोचकर जो लकड़ियां उसने काटी थी वो बाजार में बेचकर घर चला जाता है। अगले दिन मोहन हमेशा की तरह जंगल जाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी तैयार कर रहा था कि तभी उसकी माँ धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। बेटा मोहन, कल तूने कहा था ना कि आज मुझे वैद्य जी के पास ले जाएगा। घुटनों में दर्द बढ़ता जा रहा है। हाँ माँ, मुझे याद है। आज अगर लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गईं तो शाम को मैं आपको जरूर ले चलूंगा। इतने में जानकी भी वहाँ आ गई। और सुनिए, अगले हफ्ते मेरे भतीजे का मुंडन है। अगर इस बार थोड़ी अच्छी कमाई हो जाए तो मेरे लिए एक नई साड़ी ले आइएगा। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है भाग्यवान, पूरी कोशिश करूंगा। पहले माँ का इलाज, फिर तुम्हारी साड़ी। मुझे पता है आप कोशिश जरूर करेंगे। मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कई दूसरे लकड़हारे भी जा रहे थे। सभी अपनी अपनी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद मोहन जंगल पहुंच गया। तभी वहां गांव का धनी व्यापारी सेठ वीरदास आ पहुंचा। अरे मोहन, अब इस जंगल में काम करने का तरीका बदल गया है। क्या मतलब सेठ जी? मतलब ये कि इस जंगल की देखरेख अब मैं करूंगा। यहाँ से जो भी लकड़ियाँ जाएंगी उनकी कमाई पहले मेरे पास आएगी, बाद में मैं सबको मजदूरी दूंगा। मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। लेकिन सेठ जी, हम लोग तो यहाँ सालों से मेहनत करते आए हैं। अरे भाई, मेहनत करो, किसने रोका है? लेकिन अब हिसाब मेरे अनुसार चलेगा। पास खड़ा रामू धीरे से बोला। अरे, ये तो गलत बात है। जिसे काम करना हो करो, नहीं तो जंगल छोड़ दो। इतना कहकर वीरदास आगे बढ़ गया। मोहन भाई, मैं तो दूसरा काम ढूंढूंगा। पता नहीं ये सेठ आगे क्या क्या नियम बनाएगा। क्या करे रामू भाई, जब तक दूसरा रास्ता नहीं मिलता काम तो करना ही पड़ेगा। रामू वहाँ से चला गया, लेकिन मोहन चुपचाप लकड़ियाँ काटने लगा। दोपहर तक मोहन ने काफी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। लकड़ियाँ काटते काटते मोहन को कल वाला पेड़ याद आता है, जब पेड़ से ढोलक जैसी आवाज आ रही थी। अरे, मुझे तो वह विशाल और पुराना पेड़ भी काटना है जहाँ से मुझे ढोलक जैसी आवाज आ रही थी। मोहन ने सामने देखा। वो पेड़ बाकी पेड़ों से काफी पुराना और विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और तना बहुत मोटा था। मोहन धीरे धीरे उस बड़े पेड़ को काटने लगा। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी पेड़ के एक हिस्से में फंस गई। अरे, ये क्या? उसने दोबारा वार किया। इस बार पेड़ के अंदर से हल्की सी खोखली आवाज आई। मोहन चौंक गया। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ छुपा हो। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो सावधानी से उस हिस्से को काटने लगा। कुछ देर बाद पेड़ की छाल टूटकर अलग हुई और अंदर से एक पुरानी ढोलक नीचे गिर पड़ी। ढोलक? इसलिए जब भी मैं कुल्हाड़ी मारता था तो ढोलक जैसी आवाज आती थी। उसने ढोलक उठाकर ध्यान से देखी। ढोलक पुरानी जरूर थी, लेकिन उस पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। शायद किसी जमाने में किसी ने इस ढोलक को यहाँ छिपाया होगा। क्या पता इसमें कोई खजाना हो। मोहन ने उत्साह से ढोलक खोली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। ढोलक पूरी तरह खाली थी। यह देखकर उसके चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। अरे, यह तो बिल्कुल खाली है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो सोचने लगा था कि मेरी किस्मत बदल जाएगी। इस गरीब लकड़हारे की तकदीर इतनी अच्छी कहाँ। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ मेहनत और मजदूरी ही लिखी है। मोहन उदास हो गया। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा। कुछ देर बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। आज वो जल्दबाजी में घर से खाना भी नहीं लाया था। तभी उसकी नजर पास में लगे एक बड़े सेब के पेड़ पर पड़ी, जिस पर लाल लाल सेब लगे हुए थे। बहुत भूख लगी है। अगर मैं 2-4 सेब खा लूं
तो शायद थोड़ी ताकत आ जाए। कल बाजार जाकर इनके मालिक को पैसे दे दूंगा। यह सोचकर मोहन ने पेड़ से कुछ सेब तोड़े और खाने लगा। उनमें से 2 सेब उसने बचाकर पुराने ढोलक के अंदर रख दिए। खजाना तो नहीं मिला, लेकिन यह पुरानी ढोलक किसी काम तो आ ही जाएगी। इसके बाद मोहन ने काटी हुई लकड़ियां इकट्ठा की, ढोलक को अपने कांधे पर रखा और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचते ही एक ग्राहक उसकी लकड़ियां देखने लगा। अरे वाह भाई, लकड़ियां तो काफी अच्छी हैं। सब कितने में दोगे? जो सही दाम लगे दे दीजिए मालिक। नहीं भाई, मेहनत की चीज है, अच्छे दाम मिलेंगे। ग्राहक ने मोहन को उम्मीद से ज्यादा पैसे दिए। आज लकड़ियों के अच्छे दाम मिले हैं, लेकिन ये सारे पैसे मुझे सेठ वीरदास को देने होंगे। कैसी किस्मत पाई है मैंने। यह सोचकर मोहन उदास हो जाता है। वो सारी लकड़ियां बेचकर सेठ वीरदास की कोठी पर जाता है और दिन भर की कमाई उसके हाथ में रख देता है। सेठ जी, अब मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। अरे वाह मोहन, तुमने तो आज मेरा मन ही खुश कर दिया। लो ये रखो। सेठ जी, इतने कम पैसों में क्या होगा? जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। सेठ वीरदास मोहन को उसकी मेहनत के बहुत कम पैसे देता है। मोहन निराश हो जाता है, लेकिन सेठ के सामने कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो चुपचाप घर लौट आता है और सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बताता है। कोई बात नहीं बेटा, सेठ वीरदास जितना दे रहा है उसी में घर का गुजारा कर लेंगे। लेकिन आपको इतनी ईमानदारी दिखाने की क्या जरूरत थी? कौन सा सेठ वीरदास बाजार में जाकर देखने वाला था कि आपने लकड़ियां कितने में बेची? जान के मैं बेईमानी का 1 रुपया भी इस घर में नहीं लाना चाहता। फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। हमेशा ईमानदारी से मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, इंसान को हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ ही काम करना चाहिए। झूठ और बेईमानी का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन अच्छा जरूर मिलता है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान को हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। बेटा मोहन, ये ढोलक क्यों लेकर आए हो? हाँ, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी। ये पुराना सा ढोलक घर क्यों लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? यह ढोलक मुझे जंगल में मिला था। इसमें 2 सेब रखे हैं, तुम दोनों एक-एक खा लेना। बाद में घर में सामान रखने के काम में आ जाएगा। मोहन वो ढोलक जानकी को दे देता है। जानकी जैसे ही ढोलक खोलती है वो हैरान रह जाती है। अरे मोहन जी, आपने तो कहा था कि इसमें सिर्फ 2 सेब है, लेकिन ये ढोलक तो सेबों से भरा हुआ है। नहीं जानकी, मैं तो इसमें सिर्फ 2 ही सेब रखकर लाया था। मोहन खुद ढोलक के अंदर झांक कर देखता है। सचमुच ढोलक ढेर सारे सेबों से भरा हुआ था। यह देखकर वो भी चौंक जाता है। मैंने सिर्फ इसमें 2 ही सेब रखे थे, फिर इतने सारे सेब कैसे हो गए? माँ, मुझे लगता है यह कोई मामूली ढोलक नहीं है। यह मुझे जंगल में एक विशाल पेड़ के अंदर मिला था। पहले मुझे लगा था इसमें कोई खजाना होगा, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो मैंने इसे बेकार समझ लिया था। अब लगता है यह कोई चमत्कारी ढोलक है। अगर सच में ये ढोलक चमत्कारी है तो क्यों ना इसे अभी आजमा कर देख लिया जाए। घर में एक मुट्ठी चावल पड़े हैं, मैं उन्हें इसमें डालती हूँ, तभी पता चल जाएगा कि ये ढोलक सच में जादुई है भी या नहीं। जानकी तुरंत घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आई और उन्हें ढोलक के अंदर डाल दिया। जैसे ही चावल ढोलक के अंदर गए, देखते ही देखते एक मुट्ठी चावल कई गुना बढ़ गए। यह देखकर मोहन, जानकी और शांति देवी तीनों हैरान रह गए। मोहन बेटा, ये ढोलक सच में चमत्कारी है। एक मुट्ठी चावल इतने सारे चावलों में बदल गए। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक मुट्ठी चावल इतने सारे चावलों में बदल गए। घर में एक आलू भी पड़ा है, उसे डालकर भी देखती हूँ।
जानकी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने घर में रखा एक आलू उठाया और ढोलक के अंदर डाल दिया। जैसे ही आलू ढोलक के अंदर गया, वो भी कई आलूओं में बदल गया। अब सबको यकीन हो गया कि मोहन को मिला ये ढोलक कोई साधारण ढोलक नहीं, बल्कि सचमुच एक जादुई ढोलक है। बेटा, लगता है भगवान ने आखिर हमारी मेहनत देख ही ली। अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस ढोलक की मदद से हम मेहनत छोड़ेंगे नहीं, बल्कि एक नया काम शुरू करेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा। जादू से ज्यादा जरूरी इंसान की नियत होती है। उस रात काफी समय बाद उनके घर में खुशी का माहौल था। अगले दिन मोहन कुछ चावल लेकर बाजार गया। अरे मोहन, इतने बढ़िया चावल कहाँ से लाए हो? बस थोड़ा नया काम शुरू किया है। जो भी है, माल बहुत अच्छा है। मोहन को चावलों के अच्छे दाम मिले। धीरे धीरे मोहन का छोटा व्यापार बढ़ने लगा। कभी वो चावल बेचता, कभी गेहूं, लेकिन वो हमेशा जरूरत भर ही जादुई ढोलक से चीज बढ़ाता था। एक दिन जब मोहन घर पर नहीं था, तो जानकी की इच्छा हुई कि काश घर में और पैसे हों। उसने सोचे बिना पैसे ढोलक में डाले और पैसों के बढ़ने का इंतजार करती रही। लेकिन काफी समय बीत जाता है, जानकी को पैसे भरते हुए नजर नहीं आते और वो जैसे ही जादुई ढोलक के अंदर झांक कर देखती है, तो उसने जो पैसे डाले थे वो भी गायब हो चुके थे। ये है क्या? लगता है अब ये जादुई ढोलक काम नहीं कर रहा, तभी तो इसने पैसों को नहीं बढ़ाया। जानकी को लगा कि जादुई ढोलक ने अपना जादू दिखाना बंद कर दिया। वो रसोई से कुछ आलू लेकर आई और उन्हें ढोलक के अंदर डाल दिया। देखते ही देखते ढोलक ने उन आलूओं को कई गुना बढ़ा दिया। अरे, जादुई ढोलक तो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसमें पैसे डाले तो पैसे बढ़ने के बजाय गायब हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहन घर वापस आया। जानकी ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर मोहन बोला, जानकी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम इस जादुई ढोलक का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करेंगे। हमें जितना मिल रहा है वही बहुत है। तुमने पैसे लालच की नीयत से डाले, इसलिए ढोलक ने अपना जादू नहीं दिखाया। मुझे भी यही लगता है। अगर हमने लालच या गलत नियत से इस जादुई ढोलक का इस्तेमाल किया तो ये कभी काम नहीं करेगा। ये सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों का साथ देता है। आप दोनों सही कह रहे हो। अब मैं कभी भी लालच में आकर इस जादुई ढोलक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब मोहन, जानकी और उसकी माँ समझ चुके थे कि जादुई ढोलक केवल अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए ही काम करता है। अगर कोई इसका इस्तेमाल लालच या बुरी नियत से करेगा तो ये उसका साथ नहीं देगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मोहन की तरक्की होने लगी। उसका कच्चा मकान अब एक सुंदर पक्का घर बन चुका था। परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन मोहन की बढ़ती तरक्की देखकर सेठ वीरदास के मन में जलन होने लगी। आखिर एक गरीब लकड़हारा इतनी तेजी से अमीर कैसे बनता जा रहा है? उसने तो लकड़ियां बेचने का काम भी छोड़ दिया। कभी बाजार में चावल बेचता है, कभी गेहूं, तो कभी फल। जबकि उसके पास ना कोई खेत है, ना कोई बाग बगीचा। जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। सच्चाई जानने के लिए एक रात सेठ वीरदास चुपके से मोहन के घर पहुंचा। वह खिड़की के बाहर छिपकर अंदर झांकने लगा। तभी अंदर मोहन अपनी माँ और पत्नी से कह रहा था, आम का मौसम आ गया है, इसलिए मैं बाजार से कई तरह के आम लेकर आया हूँ। अब मैं आम का व्यापार शुरू करूँगा। इतना कहकर मोहन ने सारे आम जादुई ढोलक में डाल दिए। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो आम कई गुना बढ़ गए। ये सब देखकर वीरदास चौंक गया। तो यह राज है इसकी अमीरी का। इस लकड़हारे के पास एक जादुई ढोलक है जो एक चीज को कई चीजों में बदल देता है।
यह जादुई ढोलक तो मेरे पास ही होना चाहिए। अब सेठ वीरदास समझ चुका था कि मोहन की तरक्की का कारण वही जादुई ढोलक है। अगली सुबह उसने मोहन को हवेली बुलाया। मोहन, मुझे सब पता चल चुका है। जंगल से जो तुम्हें ढोलक मिला था वह मेरे जंगल का सामान है। सेठ जी, ढोलक मुझे मिला था, लेकिन मिला कहाँ? मेरे जंगल में, इसलिए उस पर मेरा हक है। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर वो बोला, ठीक है, मैं ढोलक आपको दे देता हूँ। मोहन जादुई ढोलक सेठ वीरदास को देकर घर लौट आया। वीरदास बहुत खुश था। वह घर में रखा सारा धन लेकर जादुई ढोलक के पास बैठ गया। मोहन भी कितना बेवकूफ था। जादुई ढोलक होने के बाद भी दिन रात मेहनत करता रहा। अब देखना, मैं इस धन को कई गुना करके पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतना कहकर सेठ वीरदास अपने घर में रखा सारा धन उठाकर जादुई ढोलक के अंदर डालने लगा। फिर वो बेसब्री से इंतजार करने लगा कि उसका धन कई गुना होकर बाहर निकलेगा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब उसने ढोलक के अंदर झांक कर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जो धन अंदर डाला था वो पूरी तरह गायब हो चुका था। अरे, यही क्या हो गया? मेरा सारा धन कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, घर में कीमती आभूषण भी तो पड़े हैं, उन्हें डालता हूँ, वह जरूर कई गुना हो जाएंगे। लालच में आकर सेठ वीरदास घर के सारे सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान उठा लाया। वो एक एक करके सब कुछ जादुई ढोलक में डालता गया, लेकिन इस बार भी वही हुआ। काफी देर बाद जब उसने ढोलक के अंदर देखा तो सारे आभूषण और कीमती सामान गायब हो चुके थे। अब सेठ वीरदास का सिर चकराने लगा। मोहन ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी सारी जमा पूंजी जादुई ढोलक ने निगल ली। मैं मोहन को सबक सिखाकर ही रहूंगा। कल ही पंचायत बुलाऊंगा। अगले दिन पूरे गांव में पंचायत बैठी। मुखिया जी, मोहन ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने जादुई ढोलक बदल लिया। मेरे घर का सारा धन, आभूषण और कीमती सामान इस ढोलक में गायब हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सेठ जी, मैंने कोई धोखा नहीं किया। यह वही जादुई ढोलक है। अगर यह वही ढोलक है तो मेरा सामान कई गुना क्यों नहीं हुआ, बल्कि जो भी मैंने इसमें डाला सब गायब हो गया और तुम्हारे डाले हुए सामान कई गुना हो जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कभी लालच नहीं किया। मैंने इस ढोलक का इस्तेमाल जरूरत के लिए किया था, लेकिन जो भी इसका इस्तेमाल लालच और बुरे इरादे से करेगा उसे बुरा परिणाम ही मिलेगा। आपने लालच किया, इसलिए यह सब हुआ। मुखिया जी ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, अब मुझे समझ आ गया है कि असली मुसीबत की जड़ यह जादुई ढोलक है। मोहन, यह ढोलक अब किसी के पास नहीं रहना चाहिए। अच्छा होगा कि तुम इसे सबके सामने तोड़ दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं। इस ढोलक को खत्म कर देना ही सबसे अच्छा होगा। इतना कहकर मोहन ने पूरे गांव के सामने जादुई ढोलक को तोड़ दिया। मोहन का इतना बड़ा दिल देखकर सेठ वीरदास को अपनी गलती का एहसास हो गया। आज मुझे समझ आ गया कि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है और बुराई का फल बुरा। मैंने लालच और घमंड में आकर बहुत गलतियां की। मैंने कई लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सेठ वीरदास ने सच्चे मन से माफी मांगी। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया। अब सेठ वीरदास समझ चुका था कि मोहन को जादुई ढोलक से फायदा इसलिए मिला क्योंकि उसने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का रास्ता चुना।